बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ की लास्ट एक्सरसाइज और इसमें हमने इंशाल्लाह करना है रिव्यू इसके लास्ट चैप्टर नंबर 13 का। इससे पहले इस बुक के तमाम चैप्टर्स और तमाम एक्सरसाइजेज हम इसी चैनल के ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, जिनकी एक तरतीब के साथ कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक इंशाल्लाह आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम करते हैं इस एक्सरसाइज का आगाज़। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है कि रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज होता है, लेकिन अगर आप एमसीक्यूज में इंटरेस्टेड नहीं है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड्स या चैप्टर्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप किसी भी क्वेश्चन पर डायरेक्टली जा सकते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। इसमें बात कर रहा है ईच एलिमेंट के हर एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस, किसी भी सैम्पल स्पेस का, उसको हम क्या नाम देते हैं। नीचे 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सैम्पल स्पेस क्या होती है। सैम्पल स्पेस का मतलब होता है कि जब आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उस एक्सपेरिमेंट की, यानी रिजल्ट्स की, जो रिजल्ट्स पॉसिबल होते हैं उसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। जैसे हमने एक लूडो का डाइस रोल किया तो इसमें क्या रिजल्ट आ सकता है हमारे पास, या तो 1 आ सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। तो ये सारी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी सैम्पल स्पेस है। तो जिस तरह हम सेट में कहते थे कि ये जो सैम्पल स्पेस में हमने नंबर्स लिखे हैं इन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट। और इस एलिमेंट को हम स्पेशल नाम देते हैं कि सैम्पल पॉइंट। कोई भी आप इसमें से एलिमेंट लेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, सैम्पल पॉइंट। यानी पे यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें बात कर रहे हैं एन आउटकम, कि एक आउटकम। आउटकम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जो रिजल्ट आपको मिलता है उसे क्या कहते हैं, आउटकम। which represents how many times we expect the things to be happened, कि यानी ऐसा आउटकम जो ये रिप्रेजेंट कर रहा हो कि कितनी दफ़ा हम किसी चीज़ के होने की तवक्को कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस आउटकम को हम क्या नाम देते हैं। नीचे इसी तरह 4 ऑप्शन है। तो इसके लिए वही बात आ जाती है कि जैसे हम फर्ज किया लूडो की डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कि ये सारे हमारे क्या हैं, पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब इसमें से हम जो चीज़ चाह रहे होते हैं, जैसे आमतौर पर जब हम लूडो खेलते हैं तो हम क्या चीज़ ज़्यादा चाह रहे होते हैं, 6, के 6 आए। बहुत सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें हमें 6 नहीं भी डिमांड होती है उसकी, 6 ना आए, लेकिन मोस्टली हमारी जो तवक्को होती है वो 6 की होती है। इसी तरह कोई भी चीज़ आप जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी चीज़ जिसकी आप तवक्को कर रहे होते हैं उसको हम स्पेशल नाम देते हैं कि वो फेवरेबल आउटकम है। यानी जो चीज़ चाह रहे हैं, जो आपकी फेवरेट है, ठीक है, पसंदीदा है। तो लिहाजा यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास वो होगी फेवरेबल आउटकम। तो ऐसे आउटकम को हम कहेंगे जो चीज़ चाह रहे हैं, जो तवक्को कर रहे हैं, उसको फेवरेबल आउटकम। इसी तरह थर्ड एमसीक्यू है। इसमें बात कर रहा है कि विच वन टेल्स अस हाउ ऑफन अ स्पेसिफिक इवेंट अकर्स रिलेटिव। ये रिलेटिव आपके लिए समझ एक की वर्ड है, ठीक है, इसको याद रखना है। रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी इवेंट और ट्रायल्स, यानी कि यहाँ पे वो बात कर रहा है कि एक स्पेसिफिक इवेंट को जो वाक़या हुआ है उसको हम रिलेट कर रहे होते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से। जैसे फ़र्ज़ किया आपने एक सिक्का उछाला है, एक कॉइन को जो है वो टॉस किया है, 20 दफ़ा आपने टॉस किया है, और उसमें से एक स्पेसिफिक इवेंट है, फ़र्ज़ किया हेड है, वो 8 दफ़ा है। अब ये जो इवेंट हुआ है इसको जब हम रिलेट करेंगे टोटल ट्रायल से तो उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं। रिलेट कैसे करेंगे कि जो इवेंट हुआ है उसको हमने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से डिवाइड करना है, तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी। तो उस वैल्यू को हम नाम देते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि हम रिलेट कर रहे हैं एक इवेंट को टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से। ट्रायल से मुराद होता है कि एक्सपेरिमेंट्स जो आपने किए हैं। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। बाकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट चीज़ है जो हमने एक्सरसाइज में पढ़ी थी, कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को फ़र्ज़ किया कि एक प्रोबेबिलिटी का पता है, एक चीज़ के होने का पता है। फ़र्ज़ किया हमें पता है कि हेड जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हेड होने की। तो हम कहते हैं कि अगर 500 दफ़ा सिक्का उछाला है तो क्या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है कि जो हेड आएगा, यानी कितनी दफ़ा हेड आएगा। तो फिर हम उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी से, तो हमारे पास जो नंबर आता है वो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं रिलेट करने की, तो यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। इसके बाद फोर्थ एमसीक्यू, एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज़ आल्सो नोन एज, कि किसी भी इवेंट के होने की जो अंदाज़न प्रोबेबिलिटी है, अंदाज़न, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं।
देखिए क्लास बाउंड्रीज तो वैसे ही बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। पहली दो में ही आपने थोड़ा सा गौर करना है कि एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, किसी भी इवेंट के होने की, जो हमने अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो उसको हम क्या नाम देंगे? तो प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो है ना, अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया कि वो बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि किसी चीज़ के, मतलब कि हमने एक नंबर प्रोबेबिलिटी का पता है उसकी का, और हम देखते हैं कि 500 या 600 दफ़ा हम उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं, तो कितनी दफ़ा वो उसमें से वो इवेंट अकर होगा, ठीक है। जबकि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में हमने एस्टिमेट करना होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के साथ किसी की इवेंट के होने का। तो पहला ऑप्शन आपके लिए दुरुस्त है। इसके बाद फिफ्थ MCQ है, द सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज इज इक्वल टू द फिक्स नंबर ऑफ, कि किसी भी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो जितनी भी है उन सब का जब हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? तो वो बेसिकली इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स से। जैसे फ़र्ज़ किया, मैं कहता हूँ कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, ठीक है, और इसी तरह टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, दोनों का हमें पता है। तो हम कहते हैं जी कि 500 दफ़ा मैंने एक सिक्के को उछाला है, तो बताएं जी इसमें जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है हेड आने की वो क्या होगी, कि कितनी दफ़ा हेड आएगा? तो 500 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 250 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर दूसरा जो इवेंट है उसकी भी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हमने निकालनी है, तो उसको भी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक वैल्यू आएगी। ये तो दो हैं, इसी तरह मज़ीद 3, 4, 5 जितने भी इवेंट्स होंगे, जब उनकी तमाम एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायल्स से वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो ए दुरुस्त है। इसके बाद सिक्स्थ MCQ है, द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। चांस का हमने क्या डिफाइन किया था एक्सरसाइज 13.1 में? चांस को हमने इसी तरह डिफाइन किया था, इसे पॉसिबिलिटी भी कहते हैं और प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो ये समझ लें डेफिनेशन है कि किसी भी इवेंट के होने के चांस को हम क्या नाम देते हैं? हम नाम देते हैं प्रोबेबिलिटी। इसके बाद सेवन्थ MCQ, एन इवेंट विच विल प्रोबेबली अकर, कि एक इवेंट है जिसके अकर होने के चांसेस हैं, इट हैज़ ग्रेटर चांस, और उसका चांस काफ़ी ज़्यादा है कि वो होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ये मैंने आपको नंबर लाइन ड्रा करके बाकायदा तौर पे एक्सरसाइज 13.1 में एक्सप्लेन किया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि जो भी प्रोबेबिलिटी होती है उसका क्या होती है रेंज 0 से 1, या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या इसके दरमियान हो सकती है, ना ही नेगेटिव हो सकती है ना ही 1 से ज़्यादा हो सकती है। तो एक ऐसा इवेंट जिसके होने के चांसेस है ही नहीं, यानी 0 है, ठीक है, यहाँ मैं 0 लिख लेता हूँ, यहाँ मैं 0.5 लिख लेता हूँ, यहाँ मैं 1 लिख लेता हूँ, तो उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि सूरज मगरब से निकलेगा कल, तो सूरज तो मशरक़ से निकलता है, मगरब से निकलने के चांसेस 0 हैं, तो हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। तो कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिनके चांसेस होने के अकर होने के चांसेस कम होते हैं, यानी उनकी प्रोबेबिलिटी 0-0.5 के दरमियान होती है, हाफ से कम होती है, उन्हें कहते हैं अनलाइकली इवेंट। और ऐसे इवेंट जिनके होने के चांसेस 50-50 होते हैं, यानी उनकी प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है, उनको हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। और ऐसे इवेंट जो 0.5 यानी हाफ से ज़्यादा चांसेस हैं उनके, उनको हम नाम देते हैं लाइकली इवेंट। यहाँ कहता है ग्रेटर चांस है, तो इसको हम कहेंगे लाइकली इवेंट। और बाज़ ऐसे भी होते हैं कि जिनके होने के चांसेस 100% होते हैं, यानी उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसे कहते हैं सर्टेन इवेंट। तो इस तरह का कोई भी MCQ वो वर्ड्स चेंज करके इस तरह का आपको दे सकते हैं, इसलिए मैंने ये दोबारा आपको सारा एक्सप्लेन किया है ताकि आपको पता हो इन चीज़ों का। इसी तरह 8th MCQ है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल स्पेस व्हेन 4 डाइस आर रोल्ड। देखिए 4 लूडो के दानों की वो बात कर रहा है कि जब उनको रोल किया जाए तो बताएं जी टोटल सैम्पल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो आउटकम्स है वो क्या हो सकते हैं। जब हम एक डाइस रोल करते हैं तो क्या हो सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 6, एक डाइस रोल करने की। लेकिन जब आप 2 डाइस रोल करेंगे तो उसकी दूसरे की भी 6 होंगी, तो 6 ज़रब 6। जब 3 रोल करेंगे तो तीसरे की भी 6 होंगी, तो 6 ज़रब 6 ज़रब 6। जब 4 रोल करेंगे तो चौथे की भी 6 होंगी, तो 6 ज़रब 6 ज़रब 6 ज़रब 6, यानी 4 दफ़ा आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, जो एक दफ़ा रोल करने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और जो अगर आप 4 दफ़ा रोल करेंगे उनको 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6 की पावर 4 बन जाएगा। तो आपके लिए ये सी ऑप्शन है दुरुस्त है। 9th MCQ, इसमें बात कर रहा है व्हेन रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस
अब पेयर की बात करें यानी 2 लूडो के दाने आपने रोल करने हैं। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल टू, तो डबल टू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालनी होती है। तो देखिए 2 आपने डाइस रोल किए हैं, तो एक रोल करने के टोटल आउटकम कितने हैं? 6, तो 2 के कितने होंगे? 6 × 6 36। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब वो कहता है डबल टू कि दोनों पे 2 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखें ये एक ही इवेंट हो सकता है, मसलन जैसे हमने एक्सरसाइज में भी किया था, इस तरह सैंपल स्पेस बनाई थी 2 लूडो के डाइस रोल करके। तो इसमें एक ही इवेंट ऐसा हो सकता है जिसमें 2 यानी कि आ सकता है, दोनों पे 2 आए। ठीक है, दोनों पे 2 आए, तो लिहाजा हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1, यानी हम कह सकते हैं जो फेवरेबल आउटकम है हमारे पास है वो 1 है। तो अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या पड़ा था कि फेवरेबल आउटकम को आपने टोटल आउटकम से डिवाइड करना होता है। तो फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल आउटकम 36 है, तो ये आपके पास ऑप्शन दुरुस्त है। इसके बाद लास्ट MCQ है जी, इसमें बात कर रहा है कार्ड इज चोजन, यानी ताश का पत्ता जो है उसको उठाया गया फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं ताश के पत्ते? 52। यानी हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो वैसे भी उसने खुद बता दिया है, ना भी बताए तो आपने याद रखना है कि 52 कार्ड्स होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो जैक एंड किंग, कि ना ही जैक आए और ना ही किंग आए। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि ताश के पत्ते में किस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज में भी मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये काफ़ी है, एक इंपॉर्टेंट MCQs है जो ताश के पत्तों वाला, क्योंकि अक्सर जो मतलब लोग हैं वो ताश नहीं खेलते, लेकिन उनको ताश के पत्तों का पता होना चाहिए ताकि इस तरह के क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर सकें। पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि टोटल नंबर ऑफ जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं वो कितने हैं? 26। ठीक है, 26 आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 2 रोज़ ब्लैक कार्ड की हैं, और जो रेड होते हैं वो भी कितने होते हैं? 26, 2 रोज़ रेड के। ये वैसे मैं ओवरऑल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई डिफरेंट MCQ आ जाए तो आप उसको डील कर सकें। अब इसमें जो एस कार्ड, इन्हें कहते हैं एस कार्ड, ये कितने होते हैं? 4, और इन्हें हम कहते हैं जे, जिसके ऊपर लिखा होता है जैक, ये कितने होते हैं? 4। फिर क्यू, क्वीन, इसे ये कितने होते हैं? 4। चलो मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, क्यू फॉर क्वीन, ठीक है, मलका उर्दू में कहेंगे। और ये जो होते हैं के फॉर किंग, बादशाह उर्दू में कहेंगे 4, यानी ये 4 होते हैं। ठीक है, इस तरह ये कम्बिनेशन आपने याद रखने हैं। फिर इनके कम्बिनेशन भी याद रखने हैं कि 2 भी 4 होते हैं, 3 भी 4, 4, इसी तरह 10 तक ये 4 होते हैं। फिर ये जो कुछ होते हैं हार्ट, जिनके ऊपर दिल बना होता है, तो उधर इधर मैं लिख देता हूँ हार्ट कितने हैं? वो 12 होंगे। ये देखिए आपको पूरी रो 12 कार्ड्स की हार्ट नज़र आ रही है। ठीक है, फिर इसी तरह इसे कहते हैं रोम्बस, वैसे कहते हैं मैथ में, लेकिन यहाँ डायमंड। ठीक है, डायमंड कितने होते हैं? जो लास्ट रो है वो भी 12 होते हैं। ठीक है, ये 12 होते हैं। इसके अलावा होते हैं स्पेड, वो कितने होते हैं? वो भी 12 होते हैं। ठीक है, ये जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। फिर इसी तरह क्लब, तो ये सारे नाम आपको याद होंगे, तो इनमें से किसी तरह का भी MCQ आए तो आप इंशाल्लाह अटैम्प्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं ना ही जैक हो ना ही किंग हो, तो आप देखें जैक कितने हैं? 4, और किंग कितने हैं? 4। अब ये 4 और 4 कितने हो गए? 8, यानी ये 8 आपने निकाल देने हैं, क्योंकि इन नो का मतलब है कि इनके अलावा, तो इनके अलावा बाकी कितने रह गए? 52 में 8 निकालेंगे तो 44, यानी हमारे जो फेवरेबल आउटकम है ना वो 44 है। ठीक है, कि उसने बात की अगर वो नो काट देता, कहता कि जैक और किंग आने की प्रोबेबिलिटी, फिर फेवरेबल आउटकम 4 जैक और 4 किंग, टोटल 8 बनने थे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ना ही जैक हो ना ही किंग हो, तो फिर उनके अलावा बाकी आपने देखने हैं 44। तो 44 को आपने करना है डिवाइड 52 से, टोटल आउटकम से। ये 4 पे हो जाता है, ये भी 4 पे हो जाता है, तो 11/13, ये बी ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। आई होप कि आपको MCQs की समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 डेफिनेशंस है। कहता है डिफाइन द फॉलोइंग, कि इनको डिफाइन करें, इनकी तारीफ करें। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को हम इन डिटेल यानी कि काफ़ी तफसील के साथ एक्सरसाइज 13.2 में डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है, वहाँ मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में इनके बारे में काफ़ी तफसील से बताया था। तो अब मज़ीद तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको डेफिनेशंस बता देता हूँ, और ये डेफिनेशंस आपको एग्जाम में आ भी सकती हैं, इसलिए इनको याद कीजिएगा ध्यान से। तो एक तो है जी आपके पेज 252,
के ऊपर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी एज एन एस्टीमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी। और ये हम एमसीक्यूज़ में भी ये बात डिस्कस करके आ चुके हैं। ठीक है, दोनों तरह के एमसीक्यूज़ हमने किए हैं। एक में वो कह रहा था एस्टीमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहलाता है, उसको क्या नाम देते हैं, नीचे ऑप्शंस थी, हमने कहा जी कि वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है। फिर इसी तरह रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की ये बिल्कुल सेम टू सेम वर्डिंग में एमसीक्यूज़ में उसने लिखा हुआ था। ठीक है, सेम वही वर्डिंग है यहाँ भी यूज़ हुई कि रिलेटिव, वहाँ भी मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया। कहता है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी टेल्स अस, हमें बताता है हाउ ऑफन अ स्पेसिफिक इवेंट, कि कोई एक महसूस इवेंट जो है वो कितनी दफ़ा अकर होगा रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इवेंट और ट्रायल्स। यानी इसको हम रिलेट कर रहे होते हैं जो इवेंट अकर हो रहा है उसको टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के साथ। ठीक है, तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा। इसी तरह आपकी बुक के पेज नंबर 2 गालबन 55 है, ठीक है, या 56 है, चेक कर लीजिएगा आप कि उसके ऊपर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन मौजूद है। और इसमें कहता है जी कि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या है, इज़ अ मेजर दैट एस्टिमेट हाउ ऑफन एन इवेंट शुड बी अकर्ड डिपेंडेंट ऑन प्रोबेबिलिटी। यानी इसमें प्रोबेबिलिटी का हमें ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का पता होता है किसी भी इवेंट की, और हमें टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स दिए जाते हैं, तो बताया जाता है कि इन ट्रायल्स में से कितनी दफ़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ये इवेंट अकर होगा। इसका फार्मूला भी नीचे लिखा है कि एन से मुराद नंबर ऑफ़ ट्रायल्स और उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट से आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो ये डेफिनेशंस आप कर लीजिएगा। आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है एन अर्न कंटेन्स 10 रेड बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स एंड 8 ब्लू बॉल्स। अर्न किसे कहते हैं, घड़े को, जिस तरह जो मिट्टी का एक बर्तन होता है कि ऊपर से मुंह तंग होता है, नीचे से खुला होता है। ठीक है, तो इसमें कितने बॉल्स हैं उसने उसकी तरतीब बताई है कि 10 रेड है, 5 ग्रीन है और 8 ब्लू बॉल्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एट रैंडम। रैंडम से मुराद ये है कि आप उसको देखे बगैर, यानी आपने उसमें हाथ डाला है, उसको देख नहीं रहे कि मैं किस कलर का बॉल उठा रहा हूँ, रैंडमली आप उसमें से एक बॉल उठाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 5 इसके पार्ट्स हैं, डिफरेंट कलर्स की हमने प्रोबेबिलिटी 1 बाय 1 फाइंड करनी है। तो जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की तरफ जाना है हमने, तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिखनी है कि सैम्पल स्पेस कितनी है, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास यही होंगे जो यहाँ पे उसने बॉल्स मेंशन किए हैं। जैसे 10 रेड बॉल्स मेंशन किए हैं, 5 ग्रीन और 8 ब्लू। आप इन तीनों को जमा करेंगे तो टोटल आपके पास आउटकम्स आ जाएंगे। तो लिखते हैं जी कि टोटल आउटकम्स 10 + 5 + 8 कितना बनता है, 23। उसके बाद अब हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, हर पार्ट के फेवरेबल आउटकम्स डिफरेंट होंगे। तो आपने फेवरेबल आउटकम हर पार्ट के पहले निकालने हैं। टोटल आउटकम हर पार्ट में यही रहेंगे, सेम ही रहेंगे, सिर्फ आपने फेवरेबल आउटकम चेंज करने हैं। जैसे इसमें कहता है ग्रीन बॉल, कि ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ग्रीन बॉल की निकालनी है तो ग्रीन बॉल हमारे लिए क्या है, फेवरेबल आउटकम। तो हम देखेंगे कितने ग्रीन बॉल हैं हमारे पास, 5। तो लिहाजा आप लिख देंगे कि फेवरेबल आउटकम्स यानी कि नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स 5 है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है कि जो फेवरेबल आउटकम है उनको टोटल आउटकम से हमने डिवाइड करना होता है। तो सिंपली हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ओवर टोटल जो बॉल्स हैं यानी कि सैम्पल स्पेस। तो 5 ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 23। तो 5/23 हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं, 23 भी और 5 भी। तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास सेकंड, उसमें हमने फाइंड करनी है रेड बॉल की। तो रेड बॉल देख लेते हैं कितने हैं। रेड बॉल हमारे पास हैं 10। टोटल आउटकम्स वही रहेंगे क्योंकि जो अर्न है वो सेम ही है। हमने सिर्फ जो फेवरेबल आउटकम है वो चेंज कर देने हैं, वो जहाँ पे हो जाएंगे 10। बाकी फार्मूला वही रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं, 10, और टोटल कितने हैं, 23। तो ये आ जाएगा 10/23। 23 प्राइम नंबर है, तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही इसका आंसर। इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो स्लाइड पे चलते हैं और उसमें हम फाइंड करते हैं ब्लू बॉल की। देखें, अब आपने देखना है कि हमारे पास ब्लू बॉल कितने हैं। ब्लू बॉल हमारे पास हैं 8। ठीक है, और यहाँ पे आपने याद रखना है कि हमारे पास सिर्फ जो टोटल आउटकम है वो वही रहेंगे, सिर्फ हमने जो फेवरेबल आउटकम है उनको चेंज करना है। तो लिखेंगे जी कि फेवरेबल आउटकम ब्लू बॉल्स 8 है। बाकी फार्मूला वही रहेगा कि फेवरेबल आउटकम्स को टोटल आउटकम से आपने डिवाइड करना है, यानी 8 को डिवाइड करना है 23 से। अब 23 प्राइम नंबर है, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में बात आ जाती है नॉट की। नॉट यानी कि कम्प्लीमेंट्री इवेंट।
दो तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आसान तरीका कार है वो यही होता है कि नॉट अ रेड बॉल उसने लिखा है कि रेड बॉल के अलावा जो है वो आप फेवरेबल आउटकम लिख लें। मसलन मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमारे पास, इसको मैं इवन डिफाइन कर लेता हूँ ए, कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो क्या है, रेड के अलावा। रेड देखें, रेड कितने हैं 10, उसके अलावा बाकी कितने बचते हैं 5+8, 5+8 कितने बचते हैं 13, यानी ये हमारे फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम वही रहेंगे 23। अब आप सिंपली जो फार्मूला है वो लगाएं प्रोबेबिलिटी का कि फेवरेबल आउटकम 13 को टोटल आउटकम से डिवाइड करें तो ये नॉट अ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकले। ये आसान तरीका है। लेकिन दूसरा अगर कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आप ऑलरेडी ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास आई थी 10/23। तो इसको आपने 1 में से माइनस कर देना है क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 में सिंपली माइनस कर दें। तो हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, इसको आपकी बुक पे इस तरह भी मेंशन किया हुआ है, डैश लगाई है, बार भी लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं कि 1 में से जो रेड की प्रोबेबिलिटी है वो माइनस करें आप। लेकिन यहाँ पे काम लंबा हो जाता है, 23 आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 23 1 से मल्टीप्लाई होगा, 23 आएगा, 23 से कैंसिल तो 10 ही आ गया। तो ये हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड 23 - 10/23। 23 में 10 माइनस करेंगे तो ये भी आपके पास 13 ही आएगा, 13/23। ठीक है, आंसर दोनों तरह से सेम आएगा। लेकिन ये जो बाद वाला मेथड है ना, इसमें थोड़ा सा स्टेप 1-2 आपको एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है। इसी तरह अब नॉट अ ग्रीन की बात कर रहा है कि ग्रीन ना हो तो आपके लिए फेवरेबल आउटकम क्या होंगे ग्रीन के अलावा। ग्रीन के अलावा कौन से हैं, ये जैसे ग्रीन कितने थे 5, इसके अलावा रह जाते हैं रेड 10 और 8 ब्लू। यानी इसको अगर मैं इवन डिफाइन करूँ बी तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मेरे पास होंगे 10 + 8 कितने 18, यानी ये अब आ जाएगा मेरे पास 18 ग्रीन के अलावा। तो लिहाजा इसकी भी प्रोबेबिलिटी उसी तरह आप निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 18 ओवर टोटल कितने थे 23। तो ये प्रोबेबिलिटी निकले। तो ये आसान तरीका है। अगर आप कॉम्प्लीमेंट की तरफ इस तरह जाएंगे तो फिर आप ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके थे पहले पार्ट में, जो आपने निकाली थी 5/23। इसको आपने इसी तरह 1 में से माइनस करना है तो आप देखेंगे आपके पास आंसर फिर भी यही आएगा। तो दोनों में से जो सा तरीका मर्जी आप अपना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आसान ये ही रहता है। अब चलते हैं हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, कि 3 सिक्कों को जो है वो बेशक वक्त यानी एक साथ जो है वो उछाला गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नीचे 4 डिफरेंस यानी कि इवेंट्स आपके लिए डिफाइन किया है उसने और इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 1 फाइंड करनी है। देखें यहाँ पे कितने कॉइन की वो बात कर रहा है 3 कॉइन की, कि 3 कॉइन्स को इकट्ठा उछाला गया। तो अगर एक कॉइन होता तो उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स होने थे 2, यानी या तो उस पर हेड आ सकता है या टेल, यानी 2 पॉसिबल आउटकम्स होने थे। और अगर हमारे पास तो 2 कॉइन होंगे तो कितने होंगे कि उसके भी दूसरे के भी 2 होंगे, तो उन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 2 2 बार 4। और यहाँ पे 3 कॉइन्स हैं तो तीसरे के भी 2 होंगे तो उसको भी आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। यानी सबसे पहले आपने टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो निकाल लेने हैं कि जितने कॉइन हैं उतनी दफ़ा 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल आउटकम्स मिल जाएंगे। तो ये आपने फार्मूला हमेशा याद रखना है। इसके कहते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि काउंटिंग का ये एक प्रिंसिपल है कि आपके पास 2 डिफरेंट फर्ज के 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती हैं। जैसे एक कॉइन है, हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी किया था, और एक डाइस है। तो फिर हम देखेंगे इसके टोटल आउटकम कितने हैं 2, इसके कितने हैं 6। तो इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। जितने भी डिफरेंट आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके टोटल आउटकम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पूरा जो सैम्पल स्पेस है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे चूंकि तीनों ही कॉइन्स हैं तो तीनों के जो टोटल आउटकम्स हैं उनको बारी बारी मल्टीप्लाई किया तो 8 हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गए। सबसे पहले आपने टोटल पॉसिबल आउटकम निकाल लेने। यहाँ पे बाद स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो जमा कर देते हैं, जमा नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप टोटल आउटकम निकाल लिए, लेकिन जो फेवरेबल आउटकम्स है ना, जो डिफरेंट इवेंट्स के, उनको निकालने के लिए हमें सैम्पल स्पेस लिखनी पड़ेगी। अब 3 कॉइन्स की सैम्पल स्पेस लिखना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे कि उस ट्रिक की मदद से आप कहीं पे भी आपको 3 कॉइन्स की सैम्पल स्पेस लिखना पड़े तो आप लिख पाएंगे। और ये ट्रिक बस आपने याद रखना है। अब ट्रिक क्या है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो 4 हेड्स हैं ना वो इकट्ठे इस तरह कॉलम की शक्ल में लिख लेने हैं, ठीक है।
और इसी तरह 4 टेल्स कॉलम की शक्ल में इसी तरह इकट्ठी हमने लिख ली। यानी ये कितने हो गए 8, क्योंकि तो हमें ये तो पता है ना 8 इवेंट होंगे, ठीक है, 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो 4 दफ़ा हेड को इकट्ठा लिखा, 4 दफ़ा टेल को। उसके बाद फिर 2-2 का कर लेना आपने पैटर्न, कि 2 दफ़ा हेड को, फिर 2 दफ़ा टेल को, इसी तरह फिर 2 दफ़ा हेड को और फिर 2 दफ़ा टेल को, कि पहले 4-4 का पैटर्न रखा, अब 2-2 का रख लिया। और फिर आपने क्या करना है कि एक एक का कर लेना, कि एक दफ़ा हेड, एक दफ़ा टेल, एक दफ़ा हेड टेल, फिर हेड टेल, फिर हेड टेल। तो इस तरह ये आपके पास जो आउटकम बनेंगे, यानी एक आउटकम ये है जिसमें तीनों हेड हैं, एक आउटकम ये है जिसमें 2 हेड और तीसरे पे टेल आया, एक ये है कि जिसमें पहले पे हेड, फिर दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आया, एक ये है जिसमें एक हेड 2 टेल्स है, फिर इसी तरह एक टेल 2 हेड्स है। इसी तरह आप देखें तो ये सारे के सारे आपके लिए आउटकम्स हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको गलती भी नहीं लगेगी और आप आसानी से अपनी सैम्पल स्पेस भी फाइंड कर पाएंगे। ये हमारी सैम्पल स्पेस है कि जिसमें जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो भी हमें पता चल गए। अब पहला क्वेश्चन देखें, इसमें कहता है कि आपने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली 3 हेड्स की, कि बिल्कुल 3 हेड्स आए, तीनों के तीनों हेड आए, कोई टेल ना आए। तो आप यहाँ पे गौर करें अपनी सैम्पल स्पेस में, तो यहाँ पे कितने ऐसे इवेंट हैं जिसमें तीनों हेड आ रहे हैं। तो वो यकीनन आपको नज़र आएगा कि एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें तीनों हेड आएंगे, ठीक है, कि तीनों जो सिक्कों हैं उस पर हेड आए, वो एक ही दफ़ा हो सकता है, एक ही हमारे पास आउटकम है। बाकी किसी में 2 हेड 1 टेल है, किसी में 2 टेल 1 हेड और किसी में तीनों टेल है। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो एक ही है। अब प्रोबेबिलिटी निकालना आसान हो गया, इसको मैंने डिफाइन कर लिया एज ए इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या होगी कि फेवरेबल आउटकम्स को आपने टोटल आउटकम से डिवाइड कर दिया, तो 1 को आपने 8 से डिवाइड किया, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास पहले इवेंट की। उसके बाद दूसरे को देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड टेल्स, सॉरी एटलीस्ट 2 टेल्स, कि कम से कम 2 टेल आए। कम से कम का मतलब है इससे मज़ीद कम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा हो सकता है, कि 2 टेल्स कम से कम आए। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टेल्स, कि 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकती। अब आप यहाँ पे देखें कि कितने ऐसे हमारे पास जो है वो आउटकम्स हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा टेल्स हैं। पहले में तो तीनों हेड है, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा उसमें 2 हेड है, एक ही टेल है। तीसरे में भी देखें एक ही टेल है। चौथे में 2 टेल हमें नज़र आ रही हैं, एक तो ये हो गया, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। उसके बाद तीसरे में एक ही टेल है, ये नहीं हो सकता। इसमें देखें 2 टेल हमें नज़र आ रही है, एक ये हो गया। इसमें भी 2 टेल नज़र आ रही हैं, एक ये हो गया। और इसमें जो है वो 3 टेल नज़र आ रही है। तो 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, 2 से कम नहीं हो सकती। तो हमारे पास जो अब फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं, 4, टोटल वही रहेंगे। तो हम लिख सकते हैं जो फेवरेबल आउटकम है वो 4 है। तो सिंपली आपने फार्मूले इसको मैंने एज एन इवेंट बी डिफाइन कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, वही फार्मूला, कि 4 को आपने 8 से तकसीम कर दिया। ये सिंप्लीफाई हो सकती है फ्रैक्शन, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये 1/2 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी सेकंड पार्ट की। अब हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट, उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। देखिए सैम्पल स्पेस के जो आउटकम्स है वो हमारे डिलीट हो गए हैं। तो मैंने खुद जानबूझ के ये इसको डिलीट रहने दिया, उसकी वजह कि मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा दोबारा आपको बता दूँ कि सैम्पल स्पेस आपने लिखनी कैसे, यानी वो ट्रिक दोबारा रिपीट हो जाएगा आपका, कि आपने करना क्या है कि पहले 4 दफ़ा हेड लिखना है, ठीक है, और फिर 4 दफ़ा टेल लिखना है, एक ये हो गया। उसके बाद फिर 2-2 का पैटर्न रख लेना है, 2 हेड 2 टेल, ठीक है, 2 हेड 2 टेल, और फिर 1-1 का रख लेना है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, यानी 1-1 का, पहले 4-4 का, फिर 2-2 का, फिर 1-1 का, हाफ हाफ करते गए। अब ये जो आपके पास आए हैं ये सारे आउटकम्स हैं, इसमें आपको गलती भी इंशाल्लाह नहीं लगेगी, और 8 के 8 वैसे भी पूरे हैं, ठीक है। तो इजीली आप इनको फाइंड कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसको हम देख लेते हैं एक दफ़ा, कि उसमें कौन सा इवेंट हमें डिफाइन करके उसने बताया। तो इवेंट हमें डिफाइन किया जी कि नॉट का वर्ड आ गया, एटलीस्ट 2 हेड्स, के कम से कम 2 हेड ना हो, कम से कम 2 हेड ना हो,
ठीक है। वैसे अगर आप देखें नॉट को वक्ती तौर पे नज़रअंदाज करें तो एट लीस्ट 2 हेड्स का क्या मतलब होना था कि कम से कम 2 हेड के 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, उससे कम नहीं हो सकते। ठीक है, यानी 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो आप देखें इसमें 2 हेड और 3 हेड कितने इवेंट हैं। एक तो आपको ये नज़र आएगा, मैं हाईलाइट करता हूँ, अभी मैं नॉट को नहीं ले रहा। एक ये है, इसके अलावा ये भी 2 हेड, इसके अलावा इसमें भी 2 हेड हैं, यहाँ पे एक ही हेड है, इसमें 2 हेड हैं। तो बाकी देखें, बाकी सब में एक हेड है या कोई हेड नहीं है। तो 2 या 2 से ज़्यादा हेड कितने में आ रहे हैं? 4 में। लेकिन वो कह रहा है नॉट, नॉट का मतलब है इनके अलावा। इनके अलावा भी आप देखें तो हमारे पास 4 ही बचते हैं। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 4 ही रहेंगे। तो आप लिख लीजिएगा कि फेवरेबल आउटकम 4 है, कि पहले आपने एट लीस्ट 2 हेड्स के फेवरेबल आउटकम मार्क कर लिए और उनके अलावा, नॉट का मतलब होता है उनके अलावा जो है वो 4 ही है। ठीक है, तो अब आप उसी तरह फार्मूला लगाएंगे 4/8 वाला, कि 4 को आपने 8 से डिवाइड किया तो ये भी देखें सिंप्लीफाई हो सकता है। तो प्रॉबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट नॉट 2 हेड हमारे पास क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 1/2। प्रॉबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट नॉट 2 हेड। वैसे इसमें इसको हमने डिफाइन किया सी के तौर पे। तो अगर आप, चलो ठीक है इसी तरह रहने दें। ऊपर अगर आप प्राइम लगाना चाहते हैं तो लगा दें, कि इसका मतलब ये होगा कि नॉट एट लीस्ट 2 हेड्स। एक तरीका कहा तो ये है। दूसरा तरीका कहा क्या था कि आपने जो 4 निकाले हैं एट लीस्ट 2 हेड्स, कि एट लीस्ट 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें इसी तरह, और फिर 1 में से इसको माइनस कर दें। लेकिन वो लंबा काम हो जाता है। इसी तरह आप इसको लेके चलें कि जो 2 या 2 से ज़्यादा हेड्स के अलावा है ना, वो उनको फेवरेबल बना लें। इसके बाद जो चौथा पार्ट है उसको देख लेते हैं आप। चौथे पार्ट में हमें क्या डिमांड की जा रही है? चौथे पार्ट में कह रहा है जी कि नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स, कि एग्जैक्टली 2 हेड्स ना हों। एग्जैक्टली का मतलब पहले आप देख रहे हैं, नॉट को फर्ज कर लें कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। एग्जैक्टली 2 हेड्स के इवेंट्स जो है, जो आउटकम्स है वो देख लें कि एग्जैक्टली 2 हेड्स किस में आ रहे हैं। यानी 2 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते, 2 से कम भी नहीं हो सकते। एग्जैक्टली का मतलब ये है। तो यहाँ पे यानी कि जहाँ पे 3 हेड है ना, उसको हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें सिर्फ एग्जैक्टली 2 चाहिए। तो एक तो हमारे पास ये आ रहा है जिसमें 2 हेड है एग्जैक्टली, इसमें भी एग्जैक्टली 2 है, और इसमें भी एग्जैक्टली 2 है। तो ये 3 है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे चूँकि कह रहा है नॉट की, तो इनके अलावा देख लेने हैं, वो हमारे फेवरेबल हो जाएंगे। वो कितने हैं? वो फिर हमारे पास आ जाएंगे 5। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास अब जो फेवरेबल आउटकम है ना, वो 5 है। इसको मैंने डिफाइन कर दिया एस डी, चाहे तो आप प्राइम ऊपर यूज़ कर लें 5। लेकिन वैसे प्राइम तब यूज़ करना चाहिए जब हम फर्ज किया कि प्रोबेबिलिटी निकाल के एग्जैक्टली 2 हेड्स की, और फिर उसको कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए उसमें से माइनस करें। यहाँ पे बेहतर है कि आप ना ही यूज़ करें। आपने डिफाइन ही उसको इस तरह किया है कि हमारे फेवरेबल आउटकम ये हैं। अब वही फार्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, नंबर ऑफ डी ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ डी कितने हैं? 5, और टोटल नंबर ऑफ 8। तो इससे आप ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तीसरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। के 52 प्लेइंग कार्ड जिसे हम कहते हैं ताश के पत्ते। 52 वो नाम भी लिखे तो आपको पता होना चाहिए कि 52 प्लेइंग कार्ड्स होंगे। ठीक है, यानी टोटल जो हमारे पास आउटकम्स है वो 52 ही रहेंगे। और वेल शफल्ड का मतलब है कि उनको अच्छी तरह मिक्स किया गया है। अब उसमें से एक कार्ड उठाया है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 2 डिफरेंट इवेंट्स हैं इनके लिए। ठीक है, 1 बाय 1। तो टोटल आउटकम्स का तो हमें पता चल गया। अब ये जो इवेंट है, इनके यानी कि फेवरेबल आउटकम निकालने के लिए आपको कार्ड्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन है ना, उनका पता होना ज़रूरी है। मसलन पहले देखें, वो कहता है किंग और जैक ऑफ रेड कलर। अब आपको पता होगा कि किंग कितने हैं, जैक कितने हैं, रेड कलर के कार्ड कितने हैं, तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए ये कम्बिनेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, हालांकि एमसीक्यूज़ में भी मैंने बताए हैं और एक्सरसाइज 13.2 में भी मैंने एक्सप्लेन किए थे कि हमारे पास टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, जिसमें से 26 जो है ना वो ब्लैक है। इधर मैं चलें लिख देता हूँ, ब्लैक कितने होते हैं? 26। और जो रेड हैं वो कितने होते हैं? वो 26 ही होते हैं। यानी इस तरह, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ में आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है। अब इसमें से ये जो ए जिसके ऊपर लिखा होता है, इन्हें कहते हैं एस कार्ड। ये होते हैं 4,
और ये जे जिसके ऊपर लिखा होता है इसको कहते हैं जैक, ये भी 4। और क्यू जिसके ऊपर लिखा होता है इसे कहते हैं क्वीन, मलका उर्दू में, ये भी 4। और के जिसके ऊपर लिखा होता है इसे कहते हैं किंग, ये भी कितने हैं 4। ठीक है, बाकी देखिए 2 से लेके 10 तक 4 कार्ड्स है। एक तो बात आपने ये याद रखनी है। उसके अलावा आप देखें कि किसी के ऊपर ये डायमंड शेप बनी है, इसे कहते हैं डायमंड। मैं इधर मेंशन चलें कर देता हूँ डायमंड, ये डायमंड है। ये कितने होंगे, ये होंगे 13 डायमंड हमारे पास होंगे 13। आप इनको काउंट करें एक रो में पूरी, ये 13 बनते हैं। ये जो फेस कार्ड है ना जिनके ऊपर क्वीन क्यू के किंग बना है, इनमें भी ये शेप बनी होगी छोटी सी डायमंड। फिर ये जो है इन्हें कहते हैं हार्ट, दिल बना हुआ है, ये भी 13 ही। अब ये जो है जो पान का पत्ता सा बना हुआ है इसे हम क्या कहते हैं स्पेड, ये भी 13 ही होंगे। और इनको हम कहते हैं क्लब, ये भी 13 ही होंगे। ठीक है, ये सारे 13 के होते हैं। अब इसमें आपने ये भी याद रखना है कि जैसे मैं कहता हूँ ए में 2 ब्लैक हैं 2 रेड हैं, इसी तरह जो 2 लिखा हुआ है इसमें भी 2 ब्लैक हैं 2 रेड हैं। इसी तरह हर कार्ड में 2-2, यानी कि हर कम्बिनेशन में जैक क्वीन किंग सब में 2-2 ब्लैक होते हैं 2-2 रेड होते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है किंग और जैक ऑफ रेड कलर, कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि किंग और जो जैक है, किंग हो या जैक हो, और वो कौन सा होना चाहिए रेड कलर। वैसे अगर हम रेड कलर को यहाँ पे हटा दें तो किंग कितने होंगे 4। ठीक है, 4 किंग होंगे। इसी तरह जो हमारे पास जैक होंगे वो भी कितने होंगे 4, तो टोटल 8 है। लेकिन वो कहता है रेड कलर, तो रेड कलर के किंग 2 होंगे और जो जैक हैं वो भी रेड कलर के 2 होंगे। तो इन दोनों को जमा करें 2 और 2 कितने हो गए 4। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने आ जाएंगे 4। ठीक है, तो इस तरह आपने ये कम्बिनेशन याद रखना है, फिर ही आप ये फेवरेबल आउटकम्स इनके निकाल पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फेवरेबल आउटकम मेरे पास आ गए 4। अब प्रोबेबिलिटी निकालना आसान है, सिंपली आपने फेवरेबल आउटकम्स को टोटल आउटकम्स से डिवाइड कर देना है, यानी 4 को 52 से, तो 1/13 आपके पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो टोटल आउटकम्स तो वही रहेंगे। यहाँ पे कहता है नॉट, नॉट का वर्ड यूज़ हुआ है, अभी नॉट को छोड़ दिया, अभी सिर्फ इसको देखिए 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड, के 2 जो है उस कौन सा होना चाहिए कि उसमें क्लब होना चाहिए और स्पेड होना चाहिए। तो अभी हमने बात की कि ये जो पान की शेप बनी है इसे कहते हैं हम स्पेड, और ये जो पत्ता सा बना हुआ है इसे हम कहते हैं क्लब। अब 2 कौन से, 2 हमारे पास टोटल 4 कार्ड्स हैं। 2 जो नंबर है ना उसमें कितने कार्ड्स हैं 4। ठीक है, इसमें एक क्लब का है और एक स्पेड का है, यानी 2 हमारे पास जो कार्ड हैं जिनमें 2 भी लिखा हुआ है और क्लब भी है और स्पेड भी है, 2 कार्ड्स। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे कह रहा है नॉट, नॉट का मतलब है कि इनके अलावा। अब इन 2 को निकाल दें तो बाकी कितने बचते हैं 50। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 50 हैं। ठीक है, तो अब सिंपली आप क्या करेंगे कि 50 को 52 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 25 और ये 26, यानी 25/26 आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा तरीकाकार क्या था कि कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए कि पहले आप 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड की निकालें प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके पास आएगी क्या आएगी, फर्ज किया इसको मैं डिफाइन करता हूँ एज बी इवेंट, जो कि आएगी 2/52। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/26। फिर आप इसके कॉम्प्लीमेंट की यानी नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे 1 में से इसको माइनस करेंगे, इस कैल्शियम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो वो भी यही आंसर आएगा। लेकिन ये तरीका ज़रा आसान है तो इसको ही आप अपना लें। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए एक्सरसाइज 13.2 के जो कॉन्सेप्ट है उसकी बेस पे है कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। इसमें बात कर रहा है 6 कॉइन्स आर टॉस्ड 600 टाइम, कि 6 जो है वो सिक्के 600 दफ़ा उछाले गए हैं। द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ टेल्स आर रिकॉर्डेड, कि किस पे कितनी कितनी दफ़ा टेल आई हैं वो रिकॉर्ड किया गया, ये टेबल उसने बता दिया कि 0 जो टेल्स हैं वो 110 दफ़ा आई हैं, 1 टेल 90 दफ़ा आई है, 2 टेल 105 दफ़ा, इसी तरह 6 टेल 16 दफ़ा, ये उसने रिकॉर्ड किया। कहता है फाइंड द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ गिवन टेबल, तो इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि इसी टेबल में एक रो का नीचे इजाफा कर देना इस तरह, और वहाँ लिख देना आपने हेडिंग रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। बाकी ये देखें डाटा वही है सेम। अब पहले आपने टोटल निकालने, टोटल नंबर ऑफ सैंपल या टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायल्स हैं वो हमारे पास कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये हेडिंग मैंने गलत लिखी हुई है, यहाँ लिख दीजिएगा नंबर ऑफ टेल्स और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा फ्रीक्वेंसी।
ये सर मैं कॉपी पेस्ट किया है तो वो सेम एज इट इज़ आ गया। 12 कोई इशू नहीं, आप इजीली इसको कर सकेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले टोटल कर लो इसका। वैसे तो उसने टोटल खुद भी बताया हुआ है 600, ठीक है, लेकिन अगर आप एहतियातन करना चाहते हैं तो इन सब का टोटल करेंगे तो ये 600 ही आएगी, यानी टोटल फ्रिक्वेंसी 600 आएगी। अब हर एक की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है, जैसे इसकी निकालनी है तो आपने जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है ना, जैसे ये 110 है, इसको आपने टोटल से डिवाइड करना है। मसलन हम लिखेंगे 110 डिवाइडेड बाय 600, ये 0 से कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 11/60। तो इसी तरह फ्रैक्शन में ही आंसर रहने दे, हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं लेकिन आपकी बुक में फ्रैक्शन में आंसर है तो ऐसे रहने दे। इसके बाद दूसरी निकालने के लिए अब हमने क्या करना है कि 90 को डिवाइड कर देना टोटल से, ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी है हमारे पास, ये 0 से कैंसिल, तो ये 3 पे डिवाइड हो जाता है 3, ये भी 3 पे डिवाइड हो जाता है 20, तो 3/20 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 105 के साथ भी आपने वही काम करना है कि 105 को 600 से डिवाइड करें, और इसको चाहे तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। मसलन कैलकुलेटर अगर आपके पास है ना, कैसियो FX991, तो इस पर जल्दी काम हो जाता है कि ये आपको इस तरह डायरेक्टली जब आप इसको डिवाइड करेंगे 105 को 600 से, तो ये आपको फ्रैक्शन में आंसर देगा। दूसरे जो सादा कैलकुलेटर हैं या दूसरे जो मतलब सिंपल कैलकुलेटर हैं, दूसरे ब्लैक कलर के भी मिलते हैं, वो डेसिमल में आंसर देंगे, लेकिन इस कैलकुलेटर की ये खासियत है, ये आपको सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में डायरेक्टली आंसर दे देगा, यानी आपको इसको खुद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 7/40, ठीक है। इसी तरह आप 80 को आपने 600 से डिवाइड करना है, तो इसको भी जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/15 आ जाएगा। फिर 76 को 600 से डिवाइड करना है, कैलकुलेटर पे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये 19/150 आ जाएगा। फिर 123 को आपने 600 से डिवाइड करना है, तो इसको भी जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 41/200 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जब हमने 16 को 600 से डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/75। इस तरह यानी कि ये हमारे पास सारी के आ गई है, प्रोबेबिलिटी निकल आई है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि निकल आई। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फ्रॉम अ लॉट, कि एक कोई मतलब लॉट आई है, ठीक है, चीज़ें आई हैं कंटेनिंग 25 आइटम्स, उसमें 25 आइटम्स थी, 8 आइटम्स आर डिफेक्टिव, 8 ऐसी हैं जो ख़राब है, यानी उनमें डिफेक्ट है कोई ना कोई। फाइंड द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स, तो जो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स है ना, उनकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने निकालनी है। आल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स, और नॉन डिफेक्टिव आइटम्स की एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी नॉन डिफेक्टिव आइटम्स होंगी, वो भी निकालनी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पहले हम लिख रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास कितनी है 25, अब डिफेक्टिव उसने बताया 8 है, तो नॉन डिफेक्टिव पहले हमें निकालनी है, क्योंकि जिसकी हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है उसका पहले पता हो कि वो कितनी है आइटम। तो नॉन डिफेक्टिव कैसे निकालेंगे, टोटल 25 है, उसमें 8 ऐसी हैं जो ख़राब है, तो जो ख़राब नहीं है वो कैसे निकालेंगे कि 25 में ख़राब को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नॉन डिफेक्टिव आइटम्स आ जाएंगी 17, ठीक हो गया। अब हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए क्या तरीकाकार पड़ा था कि जो नंबर ऑफ़ आइटम्स होती हैं उनको टोटल नंबर ऑफ़ आइटम से डिवाइड करना, वही प्रोबेबिलिटी वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो 17 को आपने 25 से डिवाइड करना है, यानी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स इज इक्वल टू 17/25। ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन आपकी बुक पे आंसर डेसिमल में है, तो आप इसको कैलकुलेटर पे करके देख लें, मैं करके बता देता हूँ आपको कि सिंपली आपने कैलकुलेटर पे इसको 17 को डिवाइड करना है 25 से, 17 डिवाइडेड बाय 25, तो ये डेसिमल में आंसर आ जाएगा आपको 0.68। इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया है ये कितना आया है 0.68, ठीक है। तो इस तरह आप लिख रहे हैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम 0.68। फिर कहता है कि आपने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालनी है। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का असल में फार्मूला था कि प्रोबेबिलिटी का हमें पता होता था, जैसे ये प्रोबेबिलिटी का हमें पता है नॉन डिफेक्टिव आइटम्स का, तो उसको टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायल से उसे मल्टीप्लाई करना होता था, यानी n मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आइटम, जिसकी भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 25 ही हैं, तो आपने समझ लें कि ये जो प्रोबेबिलिटी निकाली इसी को 25 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी इस तरह 25 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी 0.68, या आप 0.68 की बजाय ये फ्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब इसे कैंसिल होगा तो वही 17 ही आएंगे।
एक लॉजिकल बात है कि टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स 25 हैं, तो उसमें कितनी नॉन डिफेक्टिव आइटम्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो वही होंगी जो हम 25 में डिफेक्टिव माइनस करके वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स 25 मल्टीप्लाई बाई 0.8, जो कि आपके पास वही आएगा, यानी कि 70। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।